इस कहानी की शुरुआत हमें उस दौर में ले जाती है जब हिंदुस्तान के जंगली इलाके आज जैसे सड़कों और रेलवे से जुड़े हुए नहीं थे। ये सफ़र मैसूर से शुरू होता है, जो उस वक्त एक अहम शहरी मरकज़ था, और वहाँ से बांदीपुर के घने जंगलों को पार करता हुआ ऊटी के पहाड़ी इलाकों तक पहुँचता है। बीच में सीगौर पास, मोयार नदी और टिप्पू कड़ू जैसे जंगल के खतरनाक हिस्से पड़ते हैं, जहां सफर सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि रोज का इम्तिहान हुआ करता था। बैलगाड़ी, कीचड़ भरी सड़कें और हर मोड़ पर छुपा हुआ खतरा इस सफर का हिस्सा था। ये कहानी लिखी है मर्विन स्मिथ ने, जो सिर्फ एक लेखक ही नहीं बल्कि अपने जमाने के तजुर्बेकार शिकारी और जंगल ट्रैवलर भी थे। उनकी लिखावट में दिखावा नहीं बल्कि देखी हुई सच्चाई है। वो जंगल को रोमांटिक बनाकर पेश नहीं करते, बल्कि जैसा है वैसा ही सामने रखते हैं। बांदीपुर का मैन ईटर बाघ और उससे जुड़ा हुआ डर इस कहानी को सिर्फ शिकार की घटना नहीं बल्कि एक पूरे इलाके की जिंदगी का सच बना देता है। अगर आपको जंगल की ये सच्ची और गहरी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी और असली शिकार और जंगल एडवेंचर्स आप तक पहुंचती रहें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज़ का अगला हिस्सा मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। रेलवे के ज़माने से पहले की बात है, जब मैसूर के रास्ते सीगौर पास ही ऊटकमंड तक पहुंचने का एक लौता जरिया हुआ करता था। उन दिनों सफ़र का सबसे तेज़ और भरोसेमंद तरीका बैलगाड़ी या बैल ट्रांजिट होता था। बेंगलोर से मैसूर तक का रास्ता ठीक था, मिट्टी और पत्थर से बना हुआ, जहां सफ़र किसी हद तक आसान लगता था। लेकिन मैसूर से आगे सीगौर तक, जो नीलगिरीज के बिल्कुल नीचे पड़ता है, वहां से असल इम्तिहान शुरू होता था। उस हिस्से का रास्ता सिर्फ एक कीचड़ का बना हुआ कच्चा ट्रैक था, जिसे दूसरे दर्जे की सड़क कहा जाता था। बरसात के मौसम में यही रास्ता दलदलों और गहरे गड्ढों से भर जाता था। हर कुछ कोस पर गाड़ी के पहिए मिट्टी में फंस जाते, और अगर किस्मत ज़्यादा ही खराब हो तो पहिया वहाँ का वहाँ जम कर रह जाता। ऐसे में मदद मंगवाने के लिए बैंडीपोर या मुसनकोइल जैसे गांव पर ही भरोसा होता था, क्योंकि पूरे रास्ते में यही दो बड़े बसने वाले इलाके थे। कई दफ़ा ऐसा होता था कि घंटों तक गाड़ी को हिलाना भी मुमकिन नहीं होता था। पिछले साल जुलाई के महीने में जब मैं ऊटी से बेंगलोर होते हुए मद्रास जा रहा था, मेरा भी यही हाल हुआ। रास्ते के बीच एक बड़े से कीचड़ भरे गड्ढे में मेरी ट्रांजिट बुरी तरह फंस गई। हम लोगों ने लंबा सा डंडा लेकर उसे लेवर की तरह लगाया, पूरी ताकत से पहिया निकालने की कोशिश की। बैल भी हांफने लगे और आदमी कीचड़ में घुटनों तक धंस गए। इसी खींचतान में गाड़ी के पहिए का एक हिस्सा, जिसे फैलो कहते हैं, टूटकर अलग हो गया। अब आगे बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस मजबूरी ने मुझे बैंडीपुर के बंगलों में 2 दिन तक रोक लिया। गांव का एक हुनरमंद बढ़ई नया फैलो तैयार कर रहा था, और तब तक रुकना ही पड़ता था। मैं शहर और तहजीब के शोर से कोसों दूर जंगल के बिल्कुल किनारे पड़ा हुआ था। सुबह शाम जंगल से आने वाली हवाओं में मिट्टी, लकड़ी और हरी पत्ती की एक अलग सी खुशबू थी। रात को दूर कहीं से जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती थीं, जो इस जगह की तन्हाई का एहसास और गहरा कर देती थीं। वक्त काटने के लिए मैं गांव की ओर निकल गया। वहाँ बढ़ई को काम करते देखना, उससे बातचीत करना और अपनी ट्रांजिट की मरम्मत पर सलाह देना ही मेरे लिए इकलौता काम था। धीरे धीरे गांव के लोग भी इकट्ठा होने लगे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा खौफ साफ दिख रहा था। उन लोगों ने जब देखा उनके बीच में एक दोरे है, यानी एक परदेसी साहब, तो उन्होंने बातचीत खुद ही शुरू की। उन्होंने पूछा कि क्या दोरे ने उस बाघ के बारे में सुना है जो इन दिनों बैंडीपुर के जंगल में बस गया था। ये कोई आम बाघ नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े आकार का मैन ईटर बाघ था, जो आदमियों पर हमला करता था। गांव वाले बता रहे थे कि ये बाघ सिर्फ मवेशी ही नहीं बल्कि लोगों और बच्चों को भी उठा ले जा चुका था। उनकी बातों में गुस्सा कम और बेचैनी ज़्यादा थी। पूजा पाठ और पुजारी की दुआएं भी किसी काम नहीं आई थीं।
यहाँ तक कि बाघ ने गांव के पुजारी को भी उठाकर मार दिया था। अब हालत ये थे कि कोई भी अपने आप को महफूज नहीं समझता था। जंगल से लकड़ी लेने जाना मुश्किल हो गया था। इस वजह से जलाने की लकड़ी महंगी होती जा रही थी। गांव के लोग दिन ढलने से पहले ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। जंगल का किनारा, जो कभी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हुआ करता था, अब डर का निशान बन चुका था। उन लोगों ने मुझसे गुजारिश की कि मैं एक दिन और रुक जाऊं और इस बाघ को मारने की कोशिश करूं। उनका कहना था कि अगर दोरे मदद करे तो ये लोग जिंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे। बच्चे, बुजुर्ग सब मेरे गिर्द खड़े थे, उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए। सच ये था कि मेरे पास इस काम के लिए कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं था। मेरे साथ सिर्फ एक 6 शूटर पिस्टल थी, जो सफ़र के दौरान अपनी हिफाजत के लिए रखी जाती थी। इस तरह के जंगल और इस तरह के मैन ईटर बाघ के सामने ये सिर्फ एक साथी भर था, कोई भरोसेमंद हथियार नहीं। मैं अच्छी तरह जानता था कि बिना ठीक बंदूक और तैयारी के ऐसी कोशिश अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के बराबर होती। इसलिए जब कुछ लोग जंगल के किनारे तक ले चलने की बात करने लगे तो मैंने अदब से मना कर दिया। मैंने उन्हें समझाया कि अगर मेरे पास मुनासिब हथियार होते तो मैं ज़रूर कोशिश करता, लेकिन इस हालत में मैं खुद को उन लोगों की लंबी लिस्ट में शामिल नहीं करना चाहता था जिन्हें ये बाघ मार चुका था। गांव वालों ने मायूसी के साथ मेरी बात मानी और मैं उस रात बैंडीपुर के बंगलों में बैठा हुआ जंगल की ओर से आने वाली गहरी खामोशी और अनजानी आवाज़ों को सुनता रहा और सोचता रहा कि इस जगह पर एक बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि पूरे इलाके का खौफ बन चुका है। तकरीबन 8 महीने बाद जब मैं वापस ऊटी की ओर जा रहा था, किस्मत ने फिर मुझे बैंडीपुर पर ही लाकर रोक दिया। इस दफ़ा वजह और भी ज़्यादा संगीन थी। ट्रांजिट यानी बैलगाड़ी के गड़ीवान आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे। उनका सीधा कहना था कि टिप्पू कड़ू के जंगल से वो लोग गाड़ी नहीं ले जा सकते। ये वही जंगल का हिस्सा था जहां से रास्ता गुजरता था, और कुछ ही दिन पहले 2 ट्रांजिट गाड़ीबान अपनी गाड़ियों से सीधा उठा लिए गए थे। कहने की ज़रूरत नहीं, दोनों को उस मैनीटर बाघ ने ही अपना शिकार बना लिया था। गाड़ीबानों के चेहरों पर बहस का कोई निशान नहीं था। ये जिद नहीं बल्कि पक्का फैसला था। उनके लिए ये सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं था, बल्कि जिंदगी और मौत का मामला बन चुका था। जंगल का नाम आते ही वो लोग आवाज़ धीमी कर लेते, जैसे बाघ कहीं पास ही सुन रहा हो। ऐसे माहौल में मजबूरन मुझे फिर बैंडीपुर के बंगलों में ही रुकना पड़ा। इसी बंगलों में मेरी मुलाकात 2 खास लोगों से हुई। ये थे के और वॉर्ड, सरकार के मशहूर बाघ शिकारी। के से मेरी बात के सालों में भी कई बार मुलाकात हुई, जब वो पहाड़ों पर एक कामयाब कॉफ़ी प्लांटर के रूप में बस चुका था। उस जैसा निशानेबाज और बिना झिझक के जंगल में घुस जाने वाला शिकारी मैंने शायद ही देखा हो। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा इत्मीनान रहता था, जैसे खतरा उसके लिए कोई अनजानी चीज़ ही ना हो। वॉर्ड उस वक्त 60th राइफल से था, जो ऊटक मंड में तैनात थी। उसे खास तौर पर चुना गया था क्योंकि उसमें शिकार का जुनूनी जज्बा था। नीलगिरीज के जंगल उस वक्त बाघों से भरे हुए थे और उन्हें खत्म करने का जिम्मा वॉर्ड जैसे लोगों पर ही डाला जाता था। कई सालों से मेरा उससे कोई राब्ता नहीं रहा, लेकिन सुना है कि बाद में उसने फौज छोड़कर मद्रास रेलवे ज्वाइन कर ली और वहां भी ईमानदारी से काम किया। वॉर्ड की एक और बात उसे यादगार बना देती थी। वो अपने शिकार के किस्से इस तरह सुनाता था कि उनमें न दिखावा होता था न अपनी तारीफ। बातों में सिर्फ सच्चाई, तेजी और जुनून होता था। लंबी शामें उसकी बातें सुनते हुए पता ही नहीं चलता कब बीत जाती थीं। जंगल के ऐसे कारनामे जो कभी कागज पर नहीं आए, उसकी जुबान से जिंदा हो जाते थे। अगर कभी उसने जंगल की जिंदगी पर लिखने का फैसला किया तो वो किताब वाकई पढ़ने लायक होगी। के और वॉर्ड दोनों बैंडीपुर के मैनीटर बाघ के बारे में सुन चुके थे, इसीलिए वो यहाँ आए थे ताकि मौके पर जानकारी इकट्ठा कर सकें। गांव वालों से बातचीत, जंगल के पुराने रास्ते और बाघ के पसंदीदा इलाके समझने की कोशिश चल रही थी। वो पिछले 2 दिन से जंगल में घूम रहे थे, लेकिन अभी तक बाघ का सीधा पता नहीं पड़ पाया था।
उसी सुबह उन्हें खबर मिली कि मोयार कॉफ़ी एस्टेट पर, जो यहाँ से लगभग 15 मील दूर था, एक मजदूर को पिछले दिन ही बाघ उठा ले गया है। ये सुनते ही दोनों के चेहरों पर एक नई सख्ती आ गई। उनके लिए ये निशानी थी कि बाघ अभी पास ही है और मौका अच्छा है। बिना वक्त ज़ाया किए वो लोग तुरंत रवाना होने की तैयारी में लग गए। मेरे पास भी मद्रास से खरीदी हुई एक नई वेस्ली रिचर्ड्स बंदूक थी। ये मेरी हाल ही की खरीदारी थी और मैं इसकी खूबियां बड़े शिकार पर आजमाना चाहता था। ऐसे मौके पर किसी शिकारी का दिल बेचैन हो ही जाता है। के और वॉर्ड जैसे लोगों के साथ जंगल में जाना किसी भी शिकारी के लिए एक सपने जैसा होता। मुझे पूरा भरोसा था कि ऐसी कंपनी में मैं एक नहीं बल्कि कई बाघों का सामना कर सकता था। दोनों का निशाना लाजवाब था और सबसे बड़ी बात, खतरे के लम्हों में भी उनके दिमाग बिल्कुल साफ रहते थे। लेकिन वक्त ने यहाँ भी साथ नहीं दिया। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उनके साथ इस शिकार पर निकल सकूं। मजबूरन मुझे पीछे रहना पड़ा। मैं वरांडा में खड़ा उन्हें जंगल की ओर जाते हुए देख रहा था, जब वो अपनी बंदूकें और ज़रूरी सामान के साथ रवाना हुए। जंगल की ओर जाती पतली सी राह उनके कदमों के साथ धीरे धीरे खामोश होती चली गई और मैं सोचता रह गया कि बैंडीपुर का ये मैनीटर बाघ सिर्फ गांव वालों के लिए ही नहीं बल्कि हर शिकारी के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है। उन दोनों को कामयाबी की दुआ देता हुआ मैं उन्हें रवाना होते देखता रहा। जैसे ही वो जंगल की ओर गायब हुए, मैं सीधा गांव की ओर चल पड़ा। अब मेरा अगला चैलेंज कुछ और ही था। मुझे आगे के 2 पड़ाव के लिए बैल और गाड़ी बांध चाहिए थे। पास के स्टेशन पर, जो यहाँ से 5 मील दूर था, एक भी बैल उपलब्ध नहीं था। वजह साफ थी, बाघ के डर से लोग अपना काम छोड़कर भाग गए थे। गांव में पहुंचकर मैंने गाड़ी बानों से बात की। पहले तो सबने साफ इनकार कर दिया। कोई भी टिप्पू कड्डू के पास से गाड़ी ले जाने को तैयार नहीं था। मैंने उन्हें समझाया कि आज जंगल में काय और वॉर्ड जैसे मशहूर शिकारी मौजूद हैं। ऐसे लोग जब जंगल में होते हैं तो बाघ का ज़्यादा देर टिकना मुश्किल होता है। मैंने कहा कि अगर बाघ आसपास हुआ भी तो वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। काफ़ी देर तक बातचीत चली। कुछ लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, धीमी आवाज़ में बातें हुईं। आखिरकार बहुत ज़्यादा मिन्नतों और भरोसे के बाद 2 गाड़ीबान मान गए। 2 जोड़े बैल मिल गए। एक जोड़ा गाड़ी के साथ जोतना था और दूसरा पीछे पीछे चलने के लिए, ताकि अगले स्टेशन से गाड़ी को खींच सके। शाम के करीब 4 बज रहे थे जब हम रवाना हुए। धूप अभी भी तेज थी, लेकिन उसमें शाम का हल्का सा रंग घुलने लगा था। मेरा नौकर गाड़ी बान के पास डब्बे पर बैठा था। पीछे वाला बैलों का जोड़ा अपने मालिक के साथ बिल्कुल पास पास चल रहा था, जो उन्हें लगातार हाँक रहा था। लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए और शायद अपना भी, मैंने अपनी डबल वेस्ली रिचर्ड्स हाथ में पकड़ रखी थी। मैंने उसे पहले ही संभाल कर लोड किया था, ज़्यादा पाउडर के साथ, ताकि अगर कोई अनजानी सूरत हाल बन जाए तो गन तैयार रहे। मेरी नज़र लगातार रास्ते पर थी। आगे जंगल के झाड़ और घास हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। गाड़ी धीमी रफ्तार से चल रही थी और उड़ती हुई मिट्टी धूप में एक घना सा गुबार बना रही थी। मैंने मजाक में गाड़ी बांध से बाघ के बारे में बातें कर रहा था। उससे पूछ रहा था कि बताओ, आज बाघ कहाँ छुपा होगा? अब डर लग रहा है या नहीं? मैंने कहा कि देखो, मेरे साथ चलकर तुमने सही फैसला किया है। गाड़ीबान बस धीमी सी हंसी के साथ सर हिला देता था, लेकिन उसकी आंखों की बेचैनी छिपी नहीं थी। इसी बीच अचानक पीछे से बैलों की तेज सी स्नॉट सुनाई दी। एक ही पल में पीछे वाला बैलों का जोड़ा बिल्कुल बेकाबू हो गया। वो दौड़ता हुआ आगे की ओर लपका, दुम सीधी ऊपर उठाए, जैसे किसी भयानक चीज से जान बचाकर भाग रहा हो। गाड़ी के आगे जुते बैल भी घबरा गए और बिना रुके उनके पीछे भागने लगे। मैं तुरंत मुड़कर पीछे देखने लगा कि आखिर हुआ क्या है। जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, वो जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता।
सड़क के बिल्कुल पास झाड़ियों के बीच एक बहुत बड़ा बाघ धीरे धीरे सरकता हुआ जा रहा था। उसके मुंह में हमारा बदकिस्मत बैलगाड़ी बांध था। बाघ ने उसे गर्दन से पकड़ रखा था और उसके पैर जमीन पर घिसटते हुए चल रहे थे जब बाघ उसे झाड़ियों की ओर ले जा रहा था। एक ही पल में मैंने राइफल को कॉक किया, बंदूक का बट कंधे से लगाया और बिना ज्यादा सोचे सीधा निशाना लिया। मैंने दोनों ट्रिगर्स एक साथ दबा दिए। मेरे दिमाग में बस इतना था कि अगर निशाना चूक भी जाए तो गोली की आवाज से शायद बाघ अपना शिकार छोड़ दे। लेकिन उस पल किस्मत ने साथ नहीं दिया। स्नैप स्नैप की आवाज हुई। दोनों बैरल्स खाली आवाज के साथ गिर गए। मैंने गन कैप ही नहीं की थी। ये उस जमाने की बात है जब ब्रीच लोडर आम नहीं हुए थे और ऐसी छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती थी। इसी दौरान गाड़ी के आगे जुते बैल भी पूरी तरह घबरा चुके थे। वो भी आगे भागते हुए अपने साथ पूरी गाड़ी को खींच ले जा रहे थे। गाड़ीबान ने रेन खींचकर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बैलों पर खौफ पूरी तरह हावी हो चुका था। गाड़ी हिलती हुई, झटके खाती हुई जंगल के रास्ते पर बेकाबू दौड़ रही थी और मैं हाथ में खाली गन लिए ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। बैलों को संभालते संभालते पूरा 1 मील का फासला तय हो गया। तब जाकर कहीं उन पर काबू पाया जा सका। गाड़ी रुक तो गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा मुश्किल था। चाहे मैं कितनी ही बात कर लेता, समझाता या सख्ती दिखाता, मेरा नौकर और गाड़ीबान दोनों ने साफ मना कर दिया। कोई भी मेरे साथ वापस उस जगह जाने को तैयार नहीं था जहां से उस बदनसीब आदमी को मैन ईटर बाघ उठा ले गया था। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो जिंदा नहीं होगा। बाघ के पहले ही दांत में उसकी गर्दन टूट चुकी होगी। इतने बड़े जबड़े और इतनी ताकत के बाद किसी के बचने की गुंजाइश नहीं होती। मुमकिन था कि तब तक बाघ अपना भयानक काम शुरू भी कर चुका हो। फिर भी दिल के किसी कोने में ये उम्मीद थी कि शायद लाश का कोई हिस्सा मिल जाए ताकि उस बेचारे का अंतिम संस्कार तो हो सके। लेकिन जब कोई साथ चलने को तैयार ही न हो तो वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में मुझे लगा कि सबसे बेहतर ये होगा कि आगे बढ़ा जाए और काय और वॉर्ड को जाकर पकड़ा जाए। अगर उन्हें ये खबर मिल जाए तो शायद वो तुरंत लौटकर इस जगह आ सकते हैं। इसी फैसले के साथ हमने गाड़ी फिर से आगे बढ़ा दी। इस सफ़र के दौरान मेरे दिमाग पर एक बोझ सा बना हुआ था। मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं इस आदमी की मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अगर मैंने गाड़ीबान को इतना जोर देकर साथ चलने के लिए राज़ी न किया होता तो शायद ये घटना न होती। ये सोच मेरे साथ साथ चल रही थी और जंगल की हर खामोशी इस एहसास को और गहरा कर रही थी। कुछ आगे जाकर हम जंगल के दक्षिणी किनारे पर बसे एक छोटे से हैमलेट में पहुंचे। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। शाम होते ही गांव के लोग अपने दरवाजे मजबूती से बंद कर चुके थे। कोई बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में पता चला कि यही वो जगह है जहां ये बाघ पहले भी गांव के अंदर घुस आया था और कुएं से पानी भरती हुई एक औरत को उठा ले गया था। इस बाघ का डर यहाँ हर घर के साथ जुड़ा हुआ था। गांव वालों से बात करने पर मालूम हुआ कि सरकारी बाघ शिकारी काय और वॉर्ड सड़क छोड़कर मोयार की ओर एक छोटा सा शॉर्टकट ले चुके हैं। इसी दौरान ऊटी से आती हुई एक और ट्रांजिट गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें 60th राइफल्स के 2 अफसर मौजूद थे। वो भी बंदीपुर जा रहे थे, सिर्फ इस मशहूर बाघ की खबर लेने के लिए। मैंने पूरी घटना उन्हें बिना किसी लंबी खींच के बता दी। बात सुनते ही उनका फैसला तुरंत हो गया। थोड़ा सा खाना खाया गया। ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बिना हम सब उस जगह की ओर रवाना हो गए जहां से गाड़ीबान को उठा लिया गया था।
इस बार गाड़ी हमें खुद ही चलानी पड़ी। गांव के लोग इतने डरे हुए थे कि कोई अकेला गाड़ी पर बैठने को भी तैयार नहीं था। जंगल के किनारे किनारे चलते हुए हम उस ट्रांजिट स्टेशन तक पहुंचे, जो पूरी तरह सुनसान पड़ा हुआ था। वहीं रात का कैंप लगा। अगली सुबह हम बहुत जल्दी उठ गए। धूप निकलते ही सर्च शुरू कर दी गई। जंगल के हर उस कोने को देखा गया जहां से बाढ़ गुजर सकता था। मिट्टी पर, घास में, झाड़ियों के बीच हर जगह नजर डाली गई, लेकिन न तो लाश का कोई निशान मिला और न ही बाघ के पग मार्क्स। पूरा दिन इसी तलाश में निकल गया। अगले दिन का आधा हिस्सा भी इसी कोशिश में बीत गया, लेकिन बाघ जैसे जमीन में समा गया था। न उसका पता, न उस बदकिस्मत आदमी का कोई निशान। जंगल फिर से अपनी खामोशी में डूब चुका था, जैसे उसने सब कुछ अपने अंदर छुपा लिया हो। आखिरकार फैसला हुआ कि ऑफिसर्स यहीं रुककर सर्च जारी रखेंगे। मेरी बैलगाड़ी को फिर से ऊटी की ओर मोड़ दिया गया। इस बार मैं खुद गाड़ी चला रहा था। मेरा नौकर अंदर बैठा हुआ था। गाड़ी बांध तो पिछले दिन ही भाग चुका था। जंगल धीरे धीरे पीछे छूट रहा था, लेकिन बंदीपुर का वो मैनीटर बाघ और उस दिन का मंजर मेरे साथ साथ चल रहा था। सीगौर पहुंचकर मुझे उम्मीद थी कि नया गाड़ी बान और ताज़ा बैल मिल जाएंगे। इसी आस में मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे जब हम एक बड़ी सी नदी के पास पहुंचे। ये मोयार नदी थी, जो जंगल के बीच से बहते हुए इस रास्ते को काटती है। धूप तेज थी, सफ़र थका देने वाला हो चुका था। मेरे नौकर ने मुझसे कहा कि थोड़ी देर गाड़ी रोक दें, उसे नदी से पानी पीना है। नदी पर एक मजबूत पत्थर का बना हुआ पुल था, जिसमें कई आर्च थे। मैंने बैलगाड़ी उसी ब्रिज पर रोक दी। नीचे बहते पानी की आवाज़ लगातार गूंज रही थी। जंगल की गर्मी और सफ़र की थकान के बाद ये जगह कुछ पल के लिए बहुत सुकून भरी सी लग रही थी। मेरा नौकर जैसे ही नीचे उतरा, उसे गए हुए मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा कि वो दौड़ता हुआ वापस आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने बताया कि बाघ नदी के अंदर ही है। उसका पूरा जिस्म पानी में डूबा हुआ है, सिर्फ सर बाहर निकला हुआ है। मैंने तुरंत उसे कहा कि बैलों को नाक की रस्सी से मजबूत पकड़ कर रखे। इस बार मैंने अपनी वेस्ली रिचर्ड्स उठाते हुए पूरी तसल्ली कर ली कि गन ठीक से कैप्ड है। धीरे धीरे बिना आवाज़ किए मैं पुल की छोटी सी दीवार के पास गया और नीचे झांक कर देखा। वहीं था, पानी के बीच से बाघ का बड़ा सा सर बाहर निकला हुआ था। उसका ध्यान बिल्कुल दूसरी दिशा में था। जहां से हम आए थे उस और उसकी नज़र नहीं थी। नदी के बहते पानी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि बैलगाड़ी के पहिए या हमारी हल्की सी हरकत की आवाज़ भी उस तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने बंदूक कंधे पर जमाई, सांस को संभालते हुए सर पर निशाना लिया। दूसरा बैरल भी तैयार रखा अगर ज़रूरत पड़ती। फिर मैंने गोली चला दी। बाघ के जिस्म में एक तेज सा झटका लगा। वो आगे की ओर जोर से हिला, इतना कि उसका आधा जिस्म पानी से बाहर आ गया। फिर वो वहीं गिर गया। उसके बाद कोई हरकत नहीं हुई। गोली सीधे दिमाग के पार निकल चुकी थी, जैसे बाद में साफ पता चला। फिर भी हम दोनों कुछ देर तक वहीं लुके रहे। पूरी तसल्ली करना जरूरी था कि बाघ सिर्फ जख्मी नहीं है और कोई चाल नहीं चल रहा। जब काफी वक्त तक कोई मूवमेंट नहीं दिखी, तब हम नीचे उतरे। बैलों को खोलकर एक पेड़ से बांध दिया गया। नीचे जाकर जब बाघ को करीब से देखा तो वो वाकई एक शानदार नर बाघ था। मैंने अपनी जिंदगी में जो बाघ देखे थे, उनमें ये सबसे बड़े और ताकतवर बाघों में से एक था। उसका जिस्म भरपूर था। चमड़ी पर कहीं भी कमजोरी या बीमारी का निशान नहीं था। उसके जिस्म पर खुजली का कोई निशान नहीं था। उस जमाने में आमतौर पर यह माना जाता था कि जो बाघ आदमी खाने लगते हैं, उनकी चमड़ी पर खुजली आ जाती है। बाद की तजुर्बे से मुझे पता चला कि ये सिर्फ एक गलत सोच है। कई मान ईटर बाघों की चमड़ी सबसे बेहतर होती है। मैं और मेरा नौकर बहुत मुश्किल से बाघ के जिस्म को पानी से बाहर खींचकर किनारे ला सके। इसके बाद और आगे कुछ करना मुमकिन नहीं था। मैंने बाघ को वहीं छोड़ दिया और नौकर को सीगौर भेजा कि एक गाड़ी ले आए। सीगौर पहुंचने पर गांव वालों ने बाघ को देखते ही कहा कि यही बंदीपुर का मानीटर बाघ है।
उस वक्त मैं इस बात को पूरी तरह मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैं अभी भी खुजली वाली बात पर यकीन करता था। फिर भी मैंने उन्हें बाघ का जिस्म जीत की ट्रॉफी की तरह सीगौर ले जाने दिया। गांव में बाघ के जिस्म पर पुजारी ने कुछ रस्में अदा कीं। लोगों के चेहरों पर एक अलग ही सुकून था, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। बाघ को चमड़ी उतारने से पहले नाप लिया गया। पूंछ के सिली से नाक तक उसकी लंबाई 10 फुट 2 इंच निकली। चमड़ी उतरने के बाद ये लंबाई करीब 11 फुट हो गई। मैंने पूरे वाकये की जानकारी लिखित रूप में कोयम्बटूर के कलेक्टर को भेजी। तकरीबन 2 महीने बाद मुझे उनका जवाब मिला। उस खत में शुक्रिया भी था और सरकारी इनाम भी। 200 रुपये का रिवॉर्ड इस बात के लिए दिया गया कि अनजाने में ही सही मैंने बंदीपुर के मानीटर बाग का अंत कर दिया था। और यहीं पर इस कहानी का ये सफ़र ख़त्म होता है। लेकिन बांदीपुर के जंगल की खामोशी के पीछे छुपी हुई यादें यहीं नहीं रुकती। ये सिर्फ एक मैन ईटर बाघ का अंत नहीं था, बल्कि उन डरों का भी खात्मा था जो सालों से गांव वालों के साथ साथ जी रहे थे। वो लोग जो शाम के बाद घर से निकलने से डरते थे, वो रास्ते जो सुनसान पड़ गए थे, और वो जंगल जो हर दिन एक नया खौफ पैदा करता था, धीरे धीरे अपनी पुरानी रूटीन पर आने लगा। इस पूरी कहानी में जंगल एक सिर्फ पिछला मंजर नहीं रहा, बल्कि खुद एक किरदार बनकर सामने आता है। कहीं नदी की आवाज़ है, कहीं बैलगाड़ी के पहिए, कहीं गांव वालों की दबी हुई बातें, और कहीं एक बाघ जो खामोशी से जिंदगियां छीन रहा था। ए मर्विन स्मिथ की लिखावट हमें ये महसूस करवाती है कि शिकार सिर्फ बंदूक और निशाने का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, वक्त और किस्मत का खेल भी होता है। शायद इस कहानी का सबसे गहरा पहलू ये है कि कभी-कभी आदमी अपनी सोची हुई मंजिल पर नहीं जा रहा होता, बल्कि किस्मत उसे किसी और रास्ते पर ले जाती है। ऊटी तक का सफ़र एक आम सफ़र था, लेकिन बांदीपुर के जंगल ने उसे एक ऐसी कहानी बना दिया जो आज भी जिंदा है। अगर आपको ऐसी असली जंगल स्टोरीज, हंटिंग एडवेंचर्स और हिंदुस्तान के भूले बिसरे जंगली राजों में दिलचस्पी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा असरअंदाज लगा। बेल आइकन दबाना न भूलिए ताकि अगली कहानी का इंतज़ार न करना पड़े। अगली रात एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।